राजस्थान का रहने वाला प्रमोद एक सरकारी नौकर है और उसके घर में उसके 2 बेटे और उनकी पत्नी रहती है। वो अपने गांव से दूर नौकरी करता है सरकारी महकमे में, तो उसके दोनों बेटे गांव में ही पढ़ा करते हैं और उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती है। और इस परिवार में पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। ये वो परिवार है जिसे देखकर लगता है कि इस ऐसे सुख हर किसी के घर में हो और ऐसे जिंदगी हर किसी की कटे। अब यहाँ पर प्रमोद के जो दोनों बेटे होते हैं वो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो प्रमोद का जो छोटा बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। और कई बार प्रमोद अपने बेटे से कहता है कि तू क्यों नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई तो जीवन का एक सार है, इसके बिना जिंदगी बहुत अधूरी है। लेकिन फिर भी प्रमोद का छोटा बेटा बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि पिताजी, जो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बैठती है मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, मेरी बस की पढ़ाई करना नहीं है। अब प्रमोद अपने बेटे के लिए एक रास्ता निकालता है। प्रमोद की कुछ जमीन होती है जो उनके दादा परदादा की होती है, उसी में प्रमोद अपने छोटे बेटे से कहता है कि अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तुम्हें किसानी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी करनी पड़ेगी और खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रमोद का छोटा बेटा अपने पिता के कहे अनुसार अब खेतों में खेती बाड़ी करने लग जाता है और घर के पशुओं को भी देखने लग जाता है और जिंदगी आगे चलने लगती है। बड़ा बेटा अपने कोर्स करने लग जाता है, ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद अब एक बार फिर परिवार इकट्ठा होता है और जो प्रमोद का बड़ा बेटा है वो कहता है कि पिताजी, मुझे 12-13 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे अपना कोई बिजनेस खड़ा करना है जिसके जरिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी है उसी हिसाब से मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ। प्रमोद बिना देरी करते हुए अपने बेटे के उस बिजनेस को स्टार्ट कराता है। लेकिन प्रमोद के मन में हमेशा एक बात रहा करती कि मेरा बड़ा बेटा तो सक्सेस हो गया, लेकिन छोटा बेटा मेरा अभी ऐसा ही है। और क्योंकि गांव में भी लोग बात बनाया करते कि बड़े बेटे पर इतना लाड़ होता है, उसे पढ़ाया लिखाया जा रहा है और छोटे बेटे का तो कुछ भी नहीं रहता है। अभी इसी हिसाब से जिंदगी जो कटती है ये तो कटनी ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जीवन किसी के लिए नहीं रुकता और जिंदगी आगे चलने लगती है। अब ये फर्क प्रमोद को अपने बेटों की शादी में भी दिखने लगता है। जब बड़े बेटे के लिए रिश्ता आता तो एक अच्छे घर से आता है, लेकिन छोटे बेटे के लिए जब रिश्ता आता तो एक गरीब घर से आता है। लेकिन बेटे के हिसाब से ही उसी तरह रिश्ते ले लिए जाते हैं। प्रमोद के बड़े बेटे का एक अच्छे घर में शादी होती है और छोटे बेटे की गरीब घर में शादी हो जाती है। अब इसके बाद और भी जिंदगी कटती है। घर में प्रमोद अपने बाल बच्चों को देखकर खुश हुआ करता, लेकिन हमेशा अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर उसका मन थोड़ा सा ठिनक जाता और वो सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्रमोद का बड़ा बेटा होता है, जो पिता से पैसे लेकर उसने अपना बिजनेस शहर में खड़ा किया है, अब अपनी पत्नी को लेकर चुपके चुपके अपने उस बिजनेस से पैसे सेव करता है, घर वालों को पैसे नहीं दिखाता है और शहर में एक अच्छा सा मकान बना लेता है। अपने पिता से कहता है कि मुझे तो ये पैसे मेरी पत्नी के घर वालों ने दिए हैं, मैंने बिल्कुल भी बिजनेस से पैसे नहीं लिए हैं। और अब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर में जाकर रहने लगता है। अब यहाँ पर प्रमोद का जो छोटा बेटा है वो अकेला उस घर में रह जाता है जिस घर में उनकी बचपन की यादें होती हैं। बड़ा भाई तो शहर में जाकर मौज लेता है और अब वो बिल्कुल 1 रुपया भी घर नहीं देता है और कोई भी किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता है, मानो बिल्कुल जीवन भर के लिए इस घर को छोड़कर चला गया हो। अब माँ बाप की जिम्मेदारी प्रमोद के छोटे बेटे पर आ जाती है और वो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में जो प्रमोद की उम्र होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और एक दिन प्रमोद की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जब हार्ट अटैक से प्रमोद इस दुनिया से चले जाते हैं तो शोक सभा होती है। हालांकि जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन जल्दी प्रमोद इस दुनिया से चले जाते हैं। बड़ा बेटा भी अंतिम क्रिया में आता है और 12-13 दिन शोक मनाकर बड़ा बेटा फिर अपनी जिंदगी को मौज से जीने लगता है। अब प्रमोद को गए हुए इस दुनिया से 1 महीना हो जाता है। छोटा बेटा इस गम से उभर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी का सार सो आगे चलाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर छोटे बेटे के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक ऐसी उम्र का व्यक्ति निकला है जितनी उम्र उस छोटे बेटे की पिता की होती है, प्रमोद की। और वो व्यक्ति अंदर आता है। अंदर आते ही घर को देखता है और जो छोटा बेटा होता है वह आंगन में ही खड़ा हुआ है।
तो उससे कहता है कि जैसा प्रमोद कहता था ये घर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ज्यादा लोग होने चाहिए थे, तुम तो यहाँ पर 3-4 लोग ही मुझे नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर प्रमोद का छोटा बेटा कहता है कि अरे अंकल जी, वो मेरा बड़े भाई के बारे में पापा आपसे अक्सर बात किया करते होंगे। मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई शहर में रहता है, मैं और मेरी बीवी और मेरी माँ ही यहाँ पर रहती है। अब तक पिताजी भी थे लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब ये सब कुछ बातें होती हैं, तभी जो बड़ा व्यक्ति गाड़ी से आया है वो कहता है कि बेटा मैं तेरे पिताजी का दोस्त हूँ और मुझे कुछ बात करनी है, अपने भाई को तुरंत यहाँ पर बुलाओ। छोटा भाई कहता है, छोटा बेटा, कि अरे अंकल आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई ऐसी बात है। लेकिन वो व्यक्ति कह देता है कि नहीं, अपने भाई को तुरंत यहाँ पर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और यहाँ पर प्रमोद का छोटा बेटा बड़े भाई पर फोन मिला देता है और वो बड़ा भाई कहता है कि कौन है, क्यों परेशान कर रहा है, अभी तो मैं पिता की 13वीं में से आया हूँ और फिर मैं गांव कैसे आ सकता हूँ, तुम्हें भी पता है मेरा कितना सारा काम है। तभी जो व्यक्ति बड़ी गाड़ी में आया है वो फोन प्रमोद के छोटे बेटे से लेकर और बड़े बेटे से बात करने लगता है और वो कहता है कि बेटा बहुत ज़रूरी काम है, अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो बिल्कुल भी तुम्हें परेशान करने की मेरी कोई नियत नहीं होती है। इसके बाद जो व्यक्ति आया है वो प्रमोद के छोटे बेटे से कहता है और कहता है कि गांव के जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, मुझे कुछ काम है। अब यहाँ पर जो छोटा बेटा होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति आया है और ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है और ये पता नहीं मुझसे क्या करा रहा है। फिर भी यहाँ पर छोटा बेटा जो होता है पूरे गांव के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेता है। उधर से बड़ा भाई आ जाता है। बड़ा भाई आने के बाद जब सभी लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं तो जो बड़ी गाड़ी में व्यक्ति आया था जो प्रमोद का दोस्त होता है वो सभी को प्रणाम करता है हाथ जोड़कर और सभी के सामने कहता है कि बड़े बुजुर्गों, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 20 लाख रुपए इस प्रमोद पर थे और अब उन पैसों को उसके बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बाप का कर्जा हमेशा बेटा भरा करता है। अब ये बात जैसे ही बड़े बेटे के कानों में पड़ती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो अपनी कुर्सी से खड़ा उठता और कहता है कि तू कौन है और किसने बुलाया है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे पिताजी ने तुमसे 20 लाख रुपए लिए थे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है प्रमोद का दोस्त कि पहले पैसे तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए थे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जो तुमने कोर्स किया था या बिजनेस स्टार्ट किया था उसके लिए थे और दूसरे पैसे तुम्हारी शादी के लिए थे। क्या तुम्हें याद है? क्योंकि मुझे तो वो बातें आज तक भी याद है जब प्रमोद ने मुझसे पैसे लिए थे। तो यहाँ पर वो बड़ा बेटा शांत हो जाता है क्योंकि थोड़े थोड़े सबूत मिलने लगते हैं। 12 लाख रुपए लेकर बड़े बेटे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इसके बाद वो व्यक्ति कहता है प्रमोद का दोस्त कि मेरे पास बड़े बुजुर्गों सभी सबूत हैं, मैं आप लोगों के सामने सबूत भी पेश कर सकता हूं और भाई मेरे इन लोगों से पैसे दिलाइए। कैसा बाप था जो कर्जा लेकर इस दुनिया से चला गया और अपने बेटों को भी नहीं बताया। अब ये बात होती है तो गांव के जो बड़े लोग होते हैं वो आपस में मुंह बजाने लगते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और बड़ा बेटा जब उससे कहते हैं कि भाई पिता का कर्जा तो तुम्हें भरना पड़ेगा और तुम बड़े बेटे हो, शुरुआत तुमसे ही होनी चाहिए, तो वो बड़ा बेटा कह देता है कि मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं तो बहुत दिनों से शहर में रहता हूँ और ये छोटा जाने और इसका काम जाने। और वो अपनी कुर्सी को छोड़कर भागने लगता है। इतनी ही देर में जो छोटा बेटा होता है वो खड़ा होता है, सभी को प्रणाम करता है और कहता है कि अंकल आपके जितने भी पैसे हैं आप मुझे हिसाब लगाकर बता दीजिए। मेरे पास चाहे कितनी भी ज़मीन है, थोड़ी बहुत जितनी ये ज़मीन है, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, लेकिन मेरे पिताजी ने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं मैं हाथ जोड़कर पूरी सिरदारी के सामने कहता हूँ कि वो पैसे मैं आपके लौटाऊंगा। यहाँ पर जब ये बात गांव वाले सुनते हैं तो उस छोटे बेटे की तारीफ करने से उनका मुंह नहीं रुक पाता और सभी कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो। और यही एक फर्ज होता है बेटे का, अगर बाप कर्जा लेता है तो उसे बेटा भरता है। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो अपनी कुर्सी छोड़कर और दोबारा से अपने अटैची हाथ में लेता है बैग और अपनी पत्नी को साथ लेकर चलने लगता है। और यहाँ पर तभी जो प्रमोद का दोस्त होता है जो बड़ी गाड़ी में आया है वो कहता है कि रुको बेटा, बड़े बेटे हो तुम, अब एक और बात तुम सुनते जाओ। जब तुमने सारा ही फैसला देख लिया तो ये बात और सुनते जाओ। मेरे पास तुम्हारे पिता का कोई भी कर्जा नहीं है। पूरे गांव के बड़े लोगों से माफी मांगता है प्रमोद का दोस्त और वो कहता है कि मेरे पास उनके कर्जा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ जमा पूंजी मेरे पास है जो उसने मेरे पास रख रखी थी। क्यों रख रखी थी? कि हम कुछ शेयर खरीदते थे
जब वो और मैं एक साथ मिलकर नौकरी किया करते, उन शेयरों का हमारी एक शर्त लगी थी कि भाई अगर मेरी मौत पहले हो जाए मृत्यु, तो मेरे बच्चों को तुम वो पैसे देना, अगर तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारे बच्चों को मैं दूंगा। एक दूसरे के बच्चों को देनी थी, लेकिन भगवान को यही मंजूर था तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले जाते हैं और तुम्हारे पापा के 20 लाख रुपए के शेयर जो मेरे पास थे वो आज मैं तुम्हें देने के लिए आया था। और प्रमोद ने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चों का टेस्ट लेना और जौन सा बच्चा अच्छा निकले उसी को ये पैसे दे देना। अब यहाँ पर तुम्हारे पिता तो तुम्हें पैसे देकर गए हैं, ये पैसे मैं तुम्हारे छोटे भाई को देना चाहता हूँ। तभी वो छोटा भाई बोलता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपने भाई के हक को नहीं खाना चाहता। और अंकल साहब जो भी हैं आप, इन पैसों का आधा आधा कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी किसी के हक को नहीं खाना चाहता। तभी यहाँ पर प्रमोद की पत्नी बोलती है अंदर से भरी पंचायत के सामने कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं ये कह रही हूँ इन पैसों पर हक मेरे छोटे बेटे का है, क्योंकि बड़े बेटे को हमने बहुत कुछ दिया है, कई बार 12-12, 13-13 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं, तो इसका इन पैसों पर कोई भी अधिकार नहीं है। और जो 20 लाख रुपए का बैग है वो व्यक्ति अपनी गाड़ी से लाता है प्रमोद का दोस्त और प्रमोद के छोटे बेटे को दे देता है। छोटे बेटे के पास पैसे आ जाते हैं और वहां से वो व्यक्ति चला जाता है। अब तो पूरे गांव में प्रमोद के छोटे बेटे को मान सम्मान मिलने लगता है और प्रमोद का छोटा बेटा शहर में उन 20 लाख रुपयों से एक बिजनेस स्टार्ट करता है। वो बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है, बिजनेस बढ़ता है, उनके दिन बदलने लगते हैं। गांव में छोटा घर था आज बड़ा घर हो जाता है और घर में हर तरह की फैसिलिटी होती हैं। उधर जो बड़ा भाई होता है वो बिजनेस में लॉस खा जाता है और कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। जो घर उसने चोरी छुपे अपने भाई से धोखा देकर बनाया था वो घर भी उसका औने पौने बिक जाता है। वो व्यक्ति जिसका खुद का घर था, जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, आज वो एक किराए के घर में रहता है और यहाँ पर दोस्तों उसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है। इसके बाद प्रमोद का जो छोटा बेटा होता है वो अपने दिनों में खोया हुआ है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके भाई को एक लॉस हो गया है जिसके कारण उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो प्रमोद का छोटा बेटा अपने बड़े भाई को मनाकर अपने घर लाता है, उनके बीवी बच्चों को, कहता है कि भैया हर चीज़ में मेरा और आपका बराबर का है, तो इसमें सोचना ही कैसा है, चलो गांव वाले घर में रहेंगे। अब तो मैंने वो अच्छे से बनाया है और दोनों भाई जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ उसी बिजनेस को करेंगे। और पापा भी आखिरी वक्त पर यही कहकर गए थे कि दोनों भाइयों की लाठी अगर एक होगी तो तुम्हारे सामने कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक छोटे भाई ने हमेशा से ही पढ़ाई से भी मुंह मोड़ा था, कभी ऐसा कुछ कर कर नहीं दिखाया, लेकिन लास्ट में जो उसने किया अपने पिता के मान सम्मान के लिए, उसने अपनी जमीन तक गिरवी रखने का सोच लिया, तो वो कितना अच्छा रहा होगा। बड़ा भाई जो लालची था, हमेशा से उसे सब काम हुआ, एक उसके सामने ऐसा था कि जो पैसे उसने मांगे तुरंत उसे मिल जाते, तो उसने जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा। आखिरी में भी उसको परेशानी आई तो उसके छोटे भाई ने कंधे से कंधा मिला दिया। तो हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होना जरूरी है ताकि परिवार मिलजुल कर रहे। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये सच्ची घटना है और ऐसी चीजें हमारे आसपास देखने को आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मिल जाया करती होंगी, ये मैं कह रही हूँ और आपको दिखता भी होगा। तो जो भी आपकी इस कहानी के बारे में राय है, आप अपनी राय रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।